हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंशिका सिंह, आपकी अकाउंट्स टीचर। वेलकम करती हूं आप सभी को हमारे चैनल विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीयूईटी, सीपीटी, नेट, पीजीटी, यूपीएचईएससी, पीएससीज, यूपीएससी and many more exams. So without any further ado, let's move to our questions. Carriage expenses paid on new machinery should be debited too. And the options are A. Carriage, B. Trading, C. Expenses, D. Machinery. And the right answer is machinery. बेसिकली जो मशीनरी होती है हमारी वो फिक्स एसेट्स होती है, और जो भी उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन पेड किया जाता है वो एक ऐसा एडिशनल कॉस्ट होता है जो मशीनरी के ऊपर इनकर्ड होता है। इसीलिए एक तरीके का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और इसीलिए जो भी इससे रिलेटेड खर्चे होंगे ट्रांसपोर्टेशन के वो हमारे मशीनरी एक्सपेंसेस में, मशीनरी अकाउंट में डेबिट होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी इज। And the options are A. Revenue expenditure, B. Capital expenditure, C. Deferred revenue expenditure, D. Deferred capital expenditure. And the right answer is deferred revenue expenditure. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि एक बार तो इस पे खर्चा होता है, लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है वो हमें लंबे समय तक मिलता रहता है। जैसे कि आप लोग हमेशा एड्स देखते होंगे, एडवर्टीजमेंट देखते होंगे टीवी पे, मोबाइल फ़ोन पे या किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। वो एक बार ही उस पर एक्सपेंसेस इनकर्ड होगा, लेकिन उनका बेनिफिट जो होगा उन कंपनीज को लंबे समय तक मिलता रहेगा। वो रोज़ थोड़ा ना किसी पर्सन को बुला के और ऐड कराते हैं, एक बार ही वो पर्सन आएगा, हाँ ऐड किया, शूटिंग किया, उसके बाद वो चला जाएगा, लेकिन उसका जो होगा बेनिफिट उसको लंबे समय मिलेगा। वो बार बार उस शो को उस टीवी पे दिखाता जाएगा। तो इसीलिए जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what does fulfill the function of both a general and a ledger? And the option are A. Purchase book, B. Cash book, C. Sales book, and D. Bills payable book. And the right answer is B. Cash book. Cash book is a special type of book that is only concerned with the recording of cash transactions of an organization. It performs the dual role of both journal and a ledger for all cash transaction taking place in a business organization. बेसिकली जो कैश बुक होती है वो इसीलिए प्रिपेयर की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि कितना कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है किसी भी बिजनेस से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स बिकॉज ऑफ। एंड द ऑप्शंस आर ए. एंटिटी concept, B. Accrual concept, C. Cost concept, and D. Money measurement concept. And the right answer is money measurement concept. बेसिकली जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है वो ये बताता है कि जो बिजनेस है वो सिर्फ उन्हीं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकता है जो कि मनी मनी के टर्म में होंगे, मॉनिटरी टर्म्स में होंगे। ये कंसेप्ट उन कंपनीज को डिसअलाउ करता है उन ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए जो कि मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल इन नेचर व्हेन। And the options are A. The receiver of the amount is going to treat it for the purchase of fixed assets. B. It increases the quantity of fixed assets. C. It is paid as interest on loans for the business. And D. It maintains of the fixed assets. And the right answer is B. It increases the quantity of fixed assets. And expenses incurred to enhance the capacity and give the benefit to the business for longer duration is a capital expenditure. This will increase the value of fixed assets. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, a withdrawal of cash from business by the proprietor should be credited to. And the options are A. Drawing account, B. Capital account, C. Cash account, and D. Purchase account. And the right answer is C. Cash account. Withdrawal of cash by proprietor should be debited to drawing account in the book of business. Same amount should be credited by the proprietor in cash account. It should be noted that withdrawal of cash from bank by the proprietor for office use should be debited to cash account. अगर प्रोप्राइटर कोई भी कैश या कोई भी चीज़ अगर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है तो उसको उसे डेबिट तो करना पड़ेगा ड्राइंग अकाउंट में, साथ ही साथ उस अमाउंट को उसको कैश अकाउंट में क्रेडिट भी करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर वो कोई भी कैश जो है ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहा है वहाँ पे उसको कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू। A. Sales account, B. Cash account, C. Capital account, and D. Ram's account. And the options is B. Cash account.
सो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि गुड्स जो है राम को बेचा गया है कैश में, यानी कि राम गुड्स खरीद के उसका पैसा कैश में पेमेंट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ना ही कि राम अकाउंट को करेंगे। वहीं पे अगर सिर्फ ये लिखा रहता अ सेल ऑफ गुड्स टू राम शुड बी डेबिटेड टू, तो वहाँ पे हम लोग राम अकाउंट को ही डेबिट करते, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा है कि राम वो गुड कैश में लिया है या क्रेडिट में लिया है। तो वहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि राम वो गुड क्रेडिट में लिया है, इसीलिए वहाँ पे राम जो होगा वो डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे कैश बोल दिया है, इसीलिए हम लोग राम को डेबिट ना करके कैश को डेबिट करेंगे। Now the next question is closing stock appearing in trial balance is shown in, and the options are A trading account and balance sheet, B profit and loss account, C balance sheet only, and D trading account only. And the right answer is C balance sheet only. If closing account does appear in the trial balance, it means the purchase has been reduced to the extent of stock amount at the end of the period. So it should be shown in the balance sheet under current assets and should not be credited to trading account. Now the next question is, which of the following is a transaction of contra entry? A. Sales good to Y 5,500. B. Receive 10,000 in full settlement of 10,500. C. Rent 8,000 paid by check. And D. Cash deposited to bank 10,000. And the right answer is cash deposited to bank 10,000. कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जहाँ पे दो एंट्रीज एक साथ आती हैं, वहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री को यूज़ करते हैं, फिर उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। जैसे कि हम लोग कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग कैश और बैंक दोनों अकाउंट बनाएंगे। तो अगर हम लोग कैश विड्रॉन करेंगे या कैश डिपॉजिट करेंगे, दोनों केस में कैश और बैंक दोनों तो अफेक्टेड होंगे। एक साइड से अगर पैसा जाएगा तो एक साइड पैसा आएगा। तो सिमिलरली उसी को करने के लिए हम लोग वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं, यानी कि अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो हम लोग बैंक लिख के कैश दिखाते हैं और कैश लिख के बैंक दिखाते हैं और वहाँ पे उसको सी लिखा देते हैं, यानी कि उसका मतलब होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री हुई है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट due to its continuous use is treated as A. appreciation, B. depreciation, C. loss, D. profit. And the right answer is B. depreciation. कोई भी एसेट होगा अगर वो रोज के बेसिस पे कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे यूज़ किया जाएगा तो एक समय के बाद उसकी वैल्यू जो होती है वो घटने लगती है, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। सपोज कि आज के ज़माने में हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास अच्छी अच्छी कंपनी के एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। उस केस में आज अगर हम लोग वो फ़ोन अगर 10,000 या 15,000 के लेते हैं, तो अगर उसको हम लोग 5 या 6 ईयर्स बाद बेचें या 2 साल बाद ही क्यों ना बेचें, लेकिन वो आपको पूरे के पूरे 15,000 में नहीं मिलती है, क्योंकि समय के साथ इस फ़ोन की भी वैल्यू घटती जाती है। जिस तरीके से समय के साथ इंसान की वैल्यू घटने लगती है, उसी तरीके से एक समय के बाद से एसेट्स की भी वैल्यू घटने लगती है, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। वहीं पे अगर उसी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे लैंड हुआ, लैंड की कभी भी कीमत घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती जाती है, तो उसको हम लोग एप्रिसिएशन कहते हैं। यानी कि वहाँ पे एसेट्स जो है भले उसका कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो हमारा एप्रिसिएशन होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी पेंडिंग इन कोर्ट केस इज ए करंट लाइबिलिटी, बी करंट एसेट्स, सी कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड डी अनसिक्योर्ड लोन। एंड द राइट आंसर इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी बेसिकली एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जहाँ पे जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट करती है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में। ये ज़रूरी नहीं है कि इसका होना ही हो, इसीलिए इसको बैलेंस शीट में दिखाते नहीं हैं, अलग से इसको सेपरेट करके बैलेंस शीट में दिखाते हैं, लेकिन ऐसे ये बैलेंस शीट की पार्ट होती नहीं है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करती है किसी भी इवेंट पे। अगर होगा तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी अराइज होगी, अगर नहीं होगा तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं अराइज होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीपेड रेंट इज A. nominal account, B. representative personal account, C. tangible assets account, and D. none of the above. And the right answer is representative personal account. Representative personal accounts represent the accounts of natural or artificial person. When the expenses become outstanding or prepaid and income become accrued or unearned, they fall under this category. Now the next question is
GAAP stand for? Options are A. Generally accepted accounting provisions, B. Generally accepted accounting policies, C. Generally accepted accounting principles, and D. None of these. And the right answer is generally accepted accounting principle. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है एक ऐसा कलेक्शन होता है जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसमें अकाउंटिंग के रूल्स और अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स को दिया गया रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा विच कंसेप्ट स्टेट दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट? The options are A. Accounting period concept, B. Dual aspect concept, C. Separate entity concept, and D. Dual none of the above. And the right answer is B. Dual aspect concept. Dual aspect concept जो है वो लुइस पैसियोली के द्वारा दिया गया था 1494 में, जहाँ पे जिनको हम लोग फादर्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो ये बताए थे कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, यानी कि अगर एक साइड हमारा डेबिट होगा तो दूसरा साइड हमारा क्रेडिट होगा ही होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द ओनर आर कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस? The options are A. Business entity concept, B. Going concern concept, C. Money measurement concept, and D. Accounting period concept. And the right answer is business entity concept. जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है उसे हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये बताता है कि जो बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है दोनों सेपरेट पर्सन है, यानी कि फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी पे बिजनेस का कोई हक नहीं होगा और बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी पे फर्म का कोई हक नहीं होगा, यानी कि दोनों एक सेपरेट पर्सन है जो सेपरेटली अपना वर्क करते हैं। Now the next question is the owner of the business is treated as a creditor of the business according to which of the following concept? A. Accounting period concept, B. Dual aspect concept, C. Separate entity concept, and D. None of the above. And the right answer is separate entity concept. Separate entity concept के तहत फर्म जो होती है और जो ओनर होता है दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। उस केस में जो भी उस बिज़नेस का ओनर होता है वही उस कंपनी का क्रेडिटर भी होता है, क्योंकि वो उस कंपनी को चलाने के लिए उस कंपनी को कुछ ना कुछ कैपिटल, कुछ ना कुछ चीज़ें लोन के तौर पे देता है, और दोनों सेपरेट पर्सन है, इसीलिए फर्म और बिज़नेस दोनों सेपरेट होने की वजह से जो बिज़नेस होता है वो फर्म का क्रेडिटर हो जाता है। Now the next question is, according to which concept all the transactions are measurable in the terms of money are recorded in accounts? A. Business entity concept, B. Going concern concept, C. Money measurement concept, and D. Accounting period concept. And the right answer is money measurement concept. The money measurement concept states that a business should only record an accounting transaction if it can be expressed in terms of money. Now the next question is, while putting the value or price of an entity in financial records, the lowest price is not recorded, not the current price or current market value. This is known as A. Money measurement concept, B. Expenditure concept, C. Conservatism, and D. Accounting period concept. The right answer is conservatism. जो conservatism होता है वो ये बताता है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं और आपको ये पता चल रहा है कि आपको फ्यूचर में जाके लॉस होने वाला है, तो जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेस होते हैं उनको पहले ही रिकॉर्ड कर लें। लेकिन अगर आपको ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होने वाला है, तो जो भी एंटीसिपेटेड प्रॉफिट या गेन्स आप बोल सकते हैं उसको आप लोग इग्नोर करें। यानी कि कंजर्वेटिज्म के तहत जितने भी एंटीसिपेटेड लॉसेज होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा और जितने भी एंटीसिपेटेड गेन्स होंगे उनको इग्नोर किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज स्प्लिट इनटू द पीरियोडिक इंटरवल एज पर ए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बी पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, सी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एंड डी अक्रूवल कॉन्सेप्ट। एंड द राइट आंसर इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। बेसिकली पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट का नाम दूसरा हमारा होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो कि ये बताता है कि एक कंपनी कैलेंडर ईयर को फॉलो करना चाहती है या फिर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करना चाहती है। जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और वहीं पे जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what states that a company must record its expenses only in the period when the revenue associated with the expenses were earned? And the options are A. Money measurement concept, B. Matching concept, C. Going concern concept, and D. Accrual concept. And the right answer is B. Matching concept. ये प्रिंसिपल हमारा ये बोलता है कि जिस साल का जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होगा दोनों एक साथ ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी आपको रेवेन्यू और इनकम हो रही है तो उस पर कितना कॉस्ट भी हो रहा है इस चीज़ को भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हम लोग 10 रुपये का पेन 100 रुपये के हिसाब से ख़रीदे हैं तो वो होगा हमारा 1000,
वहीं पे उस 10 पेन में से अगर हम लोग 5 पेन 150 रुपीज़ के हिसाब से बांट दिए, बेच दिए, तो वो हमारा हो जाएगा 750 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे हम लोग को 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस सामान को खरीदने के लिए आप 100 रुपीज़ लाए, लेकिन उस सामान को आप लोग 150 रुपीज़ में बेच दिए, उस पेन को 150 में बेच दिए, तो इनकम कितने की हुई है? 50 रुपीज़ की। कॉस्ट कितना लगा? सिर्फ 100 रुपया। और इनकम कितनी अर्न हो गई एक्स्ट्रा में? 50 रुपीज़। यानी कि अगर किसी भी साल में कोई भी रेवेन्यू अर्न होती है तो उसके साथ उसका जो भी कॉस्ट होता है उसको भी रिकॉर्ड किया जाता है, और जिस साल का जो भी रेवेन्यू होगा उसको उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा। ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। Now the next question is, recording of depreciation is required for which method of generally accepted accounting principle? And the options are A. Money measurement concept, B. Accrual concept, C. Going concern concept, and D. Matching concept. And the right answer is matching concept. Generally accepted accounting principles state that an expense for a long-lived asset must be recorded in the same accounting period as when the revenue is earned. Now the next question is, which of the following is related to scientific system of maintaining account? The options are A. Single entry, B. Double entry, C. Contra entry, and D. Book entry. The right answer is double entry. डबल एंट्री जो होता है एक ऐसा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जहाँ पे एसेट्स को लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी के बराबर माना जाता है, यानी कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जो डबल एंट्री बिग बुक कीपिंग होती है उसे हम लोग डबल एंट्री अकाउंटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक ऐसा मेथड है बुक कीपिंग का जो कि दो साइड अकाउंटिंग के ऊपर निर्भर करता है, ताकि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को मेंटेन कर सके। हर एक एंट्री जो होगी अकाउंट की उसको दो कॉरेस्पॉन्डिंग और अपोजिट एंट्री करने की ज़रूरत होती है डिफरेंट अकाउंट में। ये हमारी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक ऑफ अकाउंटिंग कहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ डबल एंट्री सिस्टम इज कॉल्ड ए. कैश सिस्टम, बी. इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, सी. महाजनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एंड डी. ऑल ऑफ द above. And the right answer is incomplete accounting system. The book of account maintained under a single entry system of bookkeeping are called incomplete records. Incomplete records generally give details of only one aspect of all the financial transactions of a business. In other words, accounts that are not recorded according to the double entry system are known as incomplete record. Now the next question is, the single entry system can be adopted by A. Cooperative societies, B. Joint stock companies, C. Small firms, and D. All of the above. And the right answer is small firm. क्योंकि जो स्मॉल फर्म होती हैं वो बेसिकली सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो कर पाती, क्योंकि उनके पास इतना कैपिटल या एक्सपर्टाइज नहीं होता है कि हाँ वो लोग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को अपने बिजनेस में ला सके। इसीलिए वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं, जिसको हम लोग अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज अ रूल ऑफ ए. पर्सनल अकाउंट, बी. टेंजिबल रियल अकाउंट, सी. नॉमिनल अकाउंट, एंड डी. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड द राइट आंसर इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल, पर्सन, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है किसी इंडिविजुअल की भी हो सकती है, किसी बैंक की भी हो सकती है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, या फिर किसी पर्सन की भी हो सकती है। जब किसी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड अकाउंट के बारे में बात किया जाता है तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, जिसका रूल ये कहता है कि जो पैसा दे रहा है, रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट करो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि जो चीज़ें आ रही हैं भैया उनको आप डेबिट कर दीजिए, जो चीज़ जा रही है उनको क्रेडिट कर दीजिए। बेसिकली ये एसेट्स के लिए रूल लगाया गया है। नॉमिनल अकाउंट ये कहते हैं कि जो भी खर्चे या नुकसान हो रहे हैं उनको डेबिट कर दीजिए, जो भी इनकम्स और गेंस हो रही है उनको क्रेडिट कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट इज ए. पर्सनल अकाउंट, बी. रियल अकाउंट, सी. नॉमिनल अकाउंट, एंड डी. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड द राइट आंसर इज नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि सारे कंडीशन जो होते हैं नॉमिनल अकाउंट को उनको मैच करते हैं, क्योंकि इसमें भी जो भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जो भी हमारे इनकम्स और गेंस होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑल रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिटेड टू A. Manufacturing account, B. Trading account, C. Profit and loss account, and D. Balance sheet. And the right answer is profit and loss account.
बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि सारे हमारे इनकम और एक्सपेंसेस को जो कि एक साल के अंदर हुए हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और जितने भी हमारे इनकम्स होते हैं उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। Now the next question is, in profit and loss account, if debit is more than credit, the difference is A gross profit, B gross loss, C net profit, D net loss, and the right answer is net loss. अगर हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगा तो उस केस में नेट लॉस आएगा, और वहीं पर हमारा अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा होता है तो वो हमारी नेट प्रॉफिट की सिचुएशन होती है। So now the last question is, interest on capital of a business can be defined as A expense, B income, C liability, and D asset. So इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो फर्म के लिए तो एक्सपेंस होता है, क्योंकि पहले ही एक कॉन्सेप्ट आया था सेपरेट ऑन एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कि ये बोलता था कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों सेपरेट पर्सन है, यानी कि फर्म बस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन फिर भी वो सेपरेट है, वो अपने से चल नहीं सकती है, अपने से कहीं जा नहीं सकती है, लेकिन एक होने के साथ वो बहुत सारी काम को करती है। यानी कि एक जो फर्म है वो बिजनेस से उसके कैपिटल को ले रही है, तो बिजनेस से बिजनेसमैन से उसके कैपिटल को ले रही है। अब बिजनेसमैन उसके फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो वो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करता ही होगा रिटर्न, तो फर्म जो होती है उसके कैपिटल के बेसिस पर उसको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। तो भाई अब बिजनेसमैन तो सिर्फ कैपिटल दे दिया ना, और फर्म को तो उसको हमेशा इंटरेस्ट देना है, तो फर्म को देना है तो वो भाई उसके लिए एक्सपेंस होता है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, वहीं पे बिजनेसमैन के लिए ये इनकम होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइज लाइक इट। और ऐसी वीडियो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, जिस किसी ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। और ऐसी ही फर्दर और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपना ढेर सारा प्यार और लाइक देना ना भूलें, और नीचे अपने सजेशंस को भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।